हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 और 2 चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम जो है इसका आज पार्ट 3 कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 में जो टॉपिक आएगा वो ये आएगा अब, हाँ ये वाला, रेस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्टीवर्डशिप। ठीक है, इसको शुरू कर लेते हैं, चलिए। Sustaining life on Earth requires that we respect nature and use natural resources in a way that enables the restoration and regeneration of renewable resources. तो सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पर क्या है जो हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो वो इस तरीके से करना है हमको जिससे कि उनका रिस्टोरेशन हो सके। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ खराब हो गई है, खत्म हो गई, कोई डैमेज हो गई है, तो उसको हम दोबारा से वापस ला सकें, उसको रीजनरेट कर सकें। ठीक है, उसको रीजनरेट कर सकें, यानी कि जैसे कि सॉइल इंप्रूव होती है ना, रीजनरेट करना है ना, नेचर को रिकवर करना जिससे कि वो फिर से ग्रो हो सके, इस तरीके से उसको रीजनरेट करना। या फिर जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारे, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम, तो इसकी संख्या जो, इसका जो मात्रा है वो ज़्यादा सीमित है, क्योंकि ये खत्म हो जाते हैं तो दोबारा वापस नहीं आ सकते, बहुत परेशानी से आते हैं क्योंकि इसको निकालने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। तो इनका ऐसे यूज़ करना, इसकी जगह पर कोई अल्टरनेट ढूंढा जाए जिससे कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें इसकी जगह पर। जैसे लाइट एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं हम, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, लाइट एनर्जी इसका यूज़ करें, तो इसकी जगह पर हम अगर सोलर एनर्जी का यूज़ कर लें या फिर विंड एनर्जी का यूज़ कर लें, तो इस तरीके से जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ इस तरीके से करेंगे जो कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। Scientists studying these aspects have warned that the irresponsible treatment of natural resources had lead to pollution. साइंटिस्ट ने स्टडी किया है और उन्होंने पता लगाया है कि हम जो ये इरेस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट देते हैं ना, जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, तो वो पॉल्यूशन उससे बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी में आते हैं फ्लोरा और फ्यूना, मैंने बताया था, जैसे कि प्लांट्स हैं हमारे, एनिमल्स स्पेसीज, ये सारी जो है नष्ट हो रही हैं पॉल्यूशन की वजह से। एंड क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, विच हैज़ बीन टेकिंग प्लेस एट एन इंक्रीज पेस इन रिसेंट, जो कि अब कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Here are two examples of how we are pushing the use of natural resources beyond their capacity of regenerate. यहाँ पर दो एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कैसे यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हुआ, तो मतलब इतनी तादाद में उनका यूज़ हुआ कि उनकी जो कैपेसिटी थी रिजनरेट करने की, उससे ज़्यादा उसका यूज़ हुआ, तो वो जो है नष्ट हो गए। मैनी फार्मर्स इन आवर कंट्री एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर इन फॉर इरीगेशन पर्पज, बहुत सारे किसान क्या होते हैं कि वो जो है ग्राउंड वाटर का बहुत यूज़ करते हैं इरीगेशन के लिए। इन मोस्ट स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में द एक्सट्रैक्शन रेट इज ग्रेटर देन द रेट एट विच द वाटर टेबल इज रिप्लेनिश्ड। कुछ स्टेट्स में ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ करा गया, क्योंकि जो इसकी जो वाटर टेबल की जो भरने की जो दर थी वो बहुत कम थी और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है बाहर निकाला गया। ओवर टाइम दिस डिफेक्ट बिल्ड्स अप, इससे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई, लीडिंग टू हायर कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड इवेंचुअली टू इट्स अनअवेलेबिलिटी। तो जब बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर जो है निकाला जाने लगा, तो इससे क्या हुआ था, इससे जो पानी का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। इट हैज़ बीन प्रिडिक्टेड दैट मैनी ऑफ आर ग्रोइंग सिटीज़ विल रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर सून। तो इससे ये पता चलता है कि अगर ये सब होता रहा तो हमारे बहुत सारे सिटीज़ में, बहुत सारे स्टेट्स में जो ग्राउंड वाटर है वो बिल्कुल बाहर नीचे चला जाएगा, मतलब पानी का लेवल बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो पानी इंसान पिएगा कहाँ से लेगा। तो क्योंकि इतना पानी जो हो भी नहीं रहा है। इनिशिएटिव ऑफ टू रेज ग्राउंड वाटर लेवल्स हैव बीन लॉन्च टू रेमेडी दिस, इसके लिए ग्राउंड वाटर का जो लेवल है कि ज़्यादा नीचे ना जाए, कि उसके लिए एक रेमेडी तैयार की गई, एक रेमेडी लॉन्च की गई। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, बताया गया कि किस तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग करी जाए, मतलब पानी को स्टोर किस तरीके से करा जाए। रिजेन्युवेशन ऑफ पॉन्ड्स एंड टैंक्स, किस तरीके से पॉन्ड्स और टैंक्स का विकास किया जाए, मतलब कैसे वो जो खराब हो गए, सूख गए हैं, उनको दोबारा से भरा जाए। कटिंग डाउन ऑन वेस्टफुल कंजप्शन ऑफ वाटर, ठीक है। और पानी का जो कंजप्शन है, जो वेस्ट हो रहा है पानी, जैसे कि मान लीजिए हमारा जैसे आरओ वगैरह लगे होते हैं घर में, तो उसका पानी वेस्ट जा रहा है, तो उससे हम कुछ और काम कर सकते हैं, उसको प्लांट्स में दे दो, ये जैसे जिससे हम वेजिटेबल्स धो रहे हैं, उससे कपड़े धो रहे हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो कंजप्शन ऑफ वाटर जो है पता लगाना चाहिए हमें कि किस तरीके से हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग वाटर आर सम ऑफ द स्ट्रेटेजिक अटेम्प्ट। प्रोसेसिंग ऑफ वाटर, प्रोसेसिंग मतलब क्या है, पानी को किस तरीके से उत्पन्न करना है, मतलब कहाँ से पानी आ रहा है, किस तरीके से उसका यूज़ करना है, तो उसको जो इसके लिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी होगी। सिमिलरली द इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, उसी तरीके से क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर का भी जो है इम्प्रॉपर यूज़ हुआ। पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा खेतों में छिड़के गए, तो इससे क्या हुआ, सॉइल डिग्रेडेशन हुआ, मतलब जो है मिट्टी की जो थी उसकी क्वालिटी खराब हो गई। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कंसिडर्ड सॉइल टू बी पार्ट ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो होती हैं उससे क्या हुआ था, उससे जैसे कि हमारी जो मातृभूमि है उस पर जो ट्रेडिशनल फार्मिंग की जाती थी,
वो अच्छा होती थी, लेकिन क्या था जब बाद में पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करने लगे तो जो मिट्टी की जो क्वालिटी वो खराब हो गई। और जैसे प्रैक्टिसेस लाइक द यूज़ ऑफ काउ डंग, हम जब क्या करते थे उसकी जगह पर, जैसे फर्टिलाइजर की जगह पर मातृभूमि पर, मदर अर्थ पर क्या था, काउ डंग यूज़ करा एंड अदर नेचुरल फर्टिलाइजर, और कुछ और जो है नेचुरल फर्टिलाइजर यूज़ करे गए। इससे क्या हुआ, मल्चिंग करी गई। मल्चिंग क्या होती है पता है, मल्चिंग में क्या होता है, सॉइल का जो क्या होता है किसी चीज़ से ना कवर कर जाता है, उसको किसी मेटेरियल से कवर कर जाता है जिससे कि उसको मॉइस्चर बना रहा है। तो मल्चिंग करी गई, गाय का गोबर डाला गया, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी थे नेचुरल फर्टिलाइजर उसका यूज़ किया गया। और मल्टी क्रॉपिंग की गई, मतलब जैसे एक फसल लगी हुई उसके बराबर में दूसरी फसल उगा दी गई, तो मल्टी क्रॉपिंग की गई एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें की गई। इनेबल्ड होलिस्टिक सॉइल मैनेजमेंट, जिससे कि क्या हुआ कि सॉइल मैनेजमेंट बना रहे। वी मस्ट लर्न फ्रॉम दिस प्रैक्टिसेस एंड अप्लाई दैम इन आर करंट सिचुएशन टू प्रिवेंट फर्दर डिग्रेडेशन। तो हमने, अगर हम ये सब करेंगे तो क्या है, जो सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है ना, सॉइल की जो क्वालिटी है खराब हो रही है, डैमेज हो रही है, तो उससे बचा जा सकता है। वी नीड टू रिप्लेनिश एंड रीजनरेट आवर, हमें अपनी सॉइल को रिप्लेनिश और रीजनरेट करने की आवश्यकता है। रिप्लेनिश मतलब जो खत्म हो गई हैं चीज़ें उसे फिर से लगाना है, मतलब जैसे रिप्लेनिश करो उसका मतलब जो चीज़ खत्म हो गई उसे वापस लाना है। रीजनरेट का मतलब यही है कि जिससे कि फ्रेश, हेल्दी और यंग बनी रहे हमारी सॉइल जो है। इसके लिए हमें कुछ तरीके जो है अपनाने होंगे। इससे पहले एक इमेज रह गई, इसको देख लेंगे। तो देखिएगा हाँ कितना ज़्यादा फर्टिलाइजर का यहाँ पर यूज़ हुआ है। क्रॉप फेलियर ऑन अकाउंट ऑफ इनजुडिशियस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, कितना ज़्यादा यूज़ किया है केमिकल फर्टिलाइजर का, जिससे कि यहाँ सॉइल जो है हमारी डैमेज हो गई है। ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन यहाँ पर हो गया है और फसल भी सारी बर्बाद हो गई है। ठीक है, ऐसे ही ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अ केस लेट फ्रॉम पंजाब, ऐसे ही पंजाब का एक केस है। इसमें क्या हुआ था, इसमें ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा निकाला गया, ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया गया। अ क्राइसिस हैज अनफोल्डेड इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ पंजाब वेयर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैव बीन सेवरली डिप्लीटेड। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो पंजाब का फर्टाइल प्लेन्स था, मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी यहाँ की, यहाँ पर जो है, तो यहाँ से ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो थे वो बिल्कुल ही खत्म होने लगे, बहुत नष्ट होने लगे। पंजाब वॉज होम टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन, पंजाब जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा फसल होती थी कि तो यही फसल जो है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जाती थी, जिससे क्या होता था, दैट फीड अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन, है ना, जो सारी हमारे इंडिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है पंजाब पर डिपेंड थी। एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडिया बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, इसीलिए इसने ही इंडिया को जो है फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया था। मतलब इंडिया जो था किसी का गुलाम नहीं था, डिपेंड नहीं था। तो पंजाब ही ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, यहीं पर जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। टुडे द सेम स्टेट फेस इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी, लेकिन आज यही स्टेट जो है सस्टेनेबिलिटी की सिचुएशन को जो है फेस कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ हुआ है कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बिल्कुल नहीं बचा। यहाँ सूखे की स्थिति आ गई। नेचर हैज़ बिन एक्सप्लॉइटेड बियॉन्ड रीजनरेशन, क्योंकि नेचर जो होती है हमेशा रीजनरेशन चाहती है। उसमें कुछ क्वालिटीज़ ऐसी भी होती हैं कि वो अपने आप ही रीजनरेट करती है, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, चाहे वो छोटे टर्म के लिए हो। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जब बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकाला तो इससे क्या हुआ, इससे फसल तो अच्छी हुई है ना, फसल अच्छी हुई, फसल अच्छी बिकी, पैसा बहुत आया इनका, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए था। क्योंकि जितना यूज़ करा उससे ज़्यादा तो पानी मतलब नीचे बन नहीं पाया, प्रेसिपिटेशन ही नहीं हो रहा, तो पानी कहाँ से आएगा, तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। हाउएवर दिस कंसर्न इज नॉट पर्टिकुलर टू पंजाब, और ये स्थिति केवल पंजाब में ही नहीं है बल्कि इट अफेक्ट्स मैनी अदर स्टेट्स, इसने बहुत सारे स्टेट्स को भी अफेक्ट किया। इन द 1960s फार्मर्स शिफ्टेड टू हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड पैडी। 1960s में क्या हुआ था, फार्मर्स ने जो है हाई यील्डिंग वेराइटीज HYV वेराइटीज के जो है धान और गेहूं की खेती करना शुरू की। दिस रिक्वायर्ड मोर वाटर, इस वेराइटी को क्या था, बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत थी। देन द ट्रेडिशनल सीड्स, मतलब क्योंकि ट्रेडिशनल सीड्स के बजाय ये वाली जब उन्होंने खेती करी HYV, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता थी। एंड फार्मर्स बिगेन टू एक्सटेंड ग्राउंड वाटर टू मीट दिस नीड, और फार्मर्स ने क्या करा, अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ किया। इन एडिशन द सप्लाई ऑफ फ्री पावर लीड टू द ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, है ना। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स ऑल्सो रिगार्ड टू द यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। तो क्या हुआ, जब पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ी तो ज़्यादा ओवर पंपिंग हुई, मतलब पानी से ज़्यादा खींचा गया, जिससे कि पानी का लेवल जो था बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। और क्या था, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जो होती है ना, उसके लिए भी जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स हैं उनके लिए भी मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स ऑल्सो रिगार्ड टू द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर। हाँ, तो जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स होती हैं उसके लिए भी केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, क्योंकि जिससे कि फसल खराब ना हो, उसमें कीड़ा ना लगे। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स इज दैट द ग्राउंड वाटर लेवल इन अ लार्ज पार्ट ऑफ पंजाब हैज़ बिकम इनएक्सेसिबल टिल डेप्थ ऑफ अबाउट 30 मीटर्स। तो इसमें क्या हुआ, जब ये जो कंबाइंड इफेक्ट आया ना, जैसे फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ होने लगा और फिर पानी का लेवल भी नीचे लगा, तो इन जब ये दोनों फैक्टर्स आपस में भिड़े तो इससे क्या हुआ, इससे पंजाब के बहुत बड़े पार्ट में जो है ऐसी स्थिति हो गई कि वहाँ पर पानी का जो लेवल था, पानी की जो गहराई थी वो 30 मीटर से भी नीचे चली गई। एंड द केमिकल्स फ्रॉम द
पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स हैव डिसॉल्व इन द ग्राउंड वाटर, और जितने भी केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स थे और फर्टिलाइजर थे वो सारे पानी में डिसॉल्व होकर ग्राउंड वाटर में तो इसकी वजह से क्या था, जो ये पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ हुआ तो ये सारे जो है ग्राउंड वाटर में जाने लगे। जब ग्राउंड वाटर में जाने लगे तो हज़ारों बीमारियां पनपने लगी, क्योंकि ये क्या था, मिट्टी के अंदर जाने लगे है ना। तो और जो उसके बाद जो फसल उगाई गई वो कहते हैं कि वो पॉल्यूटेड हुई, तो इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां पनपी। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। ये सारे कारण जो थे, ये सारे फैक्टर्स थे, उसने पंजाब को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। देखिएगा ये इमेजेस दे रखी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, कितना ज़्यादा मात्रा में जो है पानी यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। और उस तरीके से वेट पैडी फील्ड्स, और किस ये जो है धान की खेती जो है कितना पानी इसमें पड़ा है, और जो है सारी खेती जो है भीग गई है। ठीक है, चलिए। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एरिया ऑफ द पंजाब हैज बीन क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लोइटेड। लगभग क्या था, पंजाब का कम से कम 80% एरिया जो था वो ओवर एक्सप्लोइटेड जो है क्लासिफाइड कर दिया, कि मतलब यहाँ पर जो पानी का ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन हुआ है। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में देखें तो वी हैव ड्रॉन वाटर एट अ रेट मच ग्रेटर देन एट विच रिस्टोरेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज पॉसिबल। तो अगर सिंपल सीधी सादी बोलचाल की भाषा में अगर हम कहें तो यानी कि पानी इतने रेट से बाहर निकला जितना उसका रिस्टोरेशन नहीं हो पाया, उसका रिजुविनेशन नहीं हो पाया, जितना ग्राउंड वाटर से पॉसिबल था। ठीक है, तो वी कैन सी दैट फूड सिक्योरिटी वॉज एंश्योर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म। तो हमने देखा यहाँ पर जो फूड सिक्योरिटी आई तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आई, क्योंकि जब शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए आई क्योंकि जब इन्होंने पानी निकाला एक्सप्लोइट करा तो इनकी फसल तो अच्छी हुई, लगातार पानी ग्राउंड वाटर खींचा गया तो फसल तो इनकी बहुत अच्छी हुई, जिससे इन्होंने बेचा फसल को, फिर उसके बाद पैसे आए। तो यहाँ का जो ये पंजाब जो था बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो गया। लेकिन क्या था, ये शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन फिर बाद में सूखे की स्थिति तो पैदा हो गई। बट द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज विल टेक टाइम एंड एफर्ट टू। लेकिन क्या था, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कहा जाए तो इससे समस्याएं फैली, कॉन्सिक्वेंसेज मीन समस्याएं, इससे समस्याएं फैली और जिसको कि हील करने के लिए काफ़ी समय लगेगा। देख लेते हैं, जैसे कि यह है, मैं दिखा दे रही हूँ अभी मैप में आपको। तो देखो, जैसे अगर ब्लू वाला पार्ट देखें तो 0 से 2 मीटर है, यहाँ 2 से 5 मीटर, 5 से 10 है, और यहाँ पर जो वाटर लेवल बल्कि कहीं कहीं तो क्या है 40 से नीचे पानी है, बिल्कुल 40 से नीचे। तो ये रेड वाला जो एरिया है ना, ये रेड वाला, ये सारा जो है इसमें लगभग 40 मीटर से नीचे भी पानी नहीं है। इतना ग्राउंड वाटर का लेवल जो है इसमें खराब हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये जून 2022 की स्थिति है। ठीक है, 3-4 साल हो गए हैं इसको भी। तो ये है जून 2022 का जो उन्होंने निकालना है, गणना करी है, तो उसका है ये। ठीक है, चलिए अब ये देखेंगे, जैसलमेर फोर्ट है राजस्थान में, अ मड स्ट्रक्चर बुल्ट इन द 12th सेंचुरी एंड रिफर्बिश्ड लेटर यूजिंग सैंडस्टोन। ठीक है, ये मड स्ट्रक्चर बनाया गया था 12th सेंचुरी में, और उसके बाद इसका क्या था, सैंडस्टोन में इसको करा गया, परिवर्तित किया गया बाद में। तो द केस ऑफ सीमेंट, अब सीमेंट का केस अगर लेंगे तो वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट सीमेंट। हम सीमेंट के बिना भी अपनी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। आवर हाउसेस, हमारे घर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स एंड एयरपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड सीमेंट। सबको ही सीमेंट की जरूरत होती है। द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट हैज बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, क्योंकि जहाँ पर सीमेंट का प्रोडक्शन होता है तो उसको जो है मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के नाम से शामिल किया गया। मतलब जहाँ पर सीमेंट बनता है तो वो मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज मानी गई। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन रिलीज फाइन डस्ट दैट एंटर्स आवर लंग्स, क्योंकि इसमें से जो डस्ट निकलती है, जब सीमेंट बनता है तो उसमें जो डस्ट निकलती है वो हमारे लंग्स में एंटर करती है, एंड दोज ऑफ एनिमल्स डैमेजिंग देम। और इसकी वजह से क्या होता है, एनिमल्स की जो लंग्स होते हैं या फिर जो मनुष्य के होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। सेटल्स ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स डिक्रीजिंग देयर यील्ड्स। और उसके बाद क्या होता है, जब ये उड़ती है वहाँ से तो कई बार क्या होता है, प्लांट्स की पत्तियों पर भी जम जाती है, उस पर सेट हो जाती है, जिससे कि प्लांट्स जो पत्तियां होती है वो फोटोसिंथेसिस सही से नहीं कर पाती है और ऑक्सीजन जो है सही से नहीं निकल पाती है। एंड कॉजेज सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन टू। इससे क्या होता है, सॉइल और वाटर पोल्यूशन भी होता है। द सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड हैज़ क्रिएटेड गाइडलाइन। तो इसके बाद सेंट्रल बोर्ड हैज़, उन्होंने जो है सेंट्रल बोर्ड ने गाइडलाइंस निकाली, जिसकी वजह से क्या था, सीमेंट फैक्ट्रीज टू इंश्योर दैट द पोल्यूशन इज मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। सीमेंट फैक्ट्रीज को ये इंश्योर करना होगा कि जितना भी पोल्यूशन है वो कम से कम हो सके। In addition, there is a move towards creating alternative materials that reduce pollution. इसकी वजह से उन्होंने और एक बात कही कि उन्हें सीमेंट का कुछ ऐसा जो है सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा जिससे कि पोल्यूशन ना हो, पोल्यूशन दूर मतलब चला जाए, रिड्यूस पोल्यूशन। तो दिस इंक्लूड द यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेटेरियल्स लाइक स्टोन। और उन्होंने बताया कि इसमें आप जो ट्रेडिशनल मेटेरियल्स यूज कर सकते हो, जैसे कि स्टोन हो गया, मड हो गया, न्यू प्लांट बेस्ड मटेरियल्स एंड रिसाइकल्ड मटेरियल्स फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक। या फिर जो न्यू प्लांट बेस्ड मटेरियल्स हैं उनका यूज कर सकते हो, या फिर जो है वेस्ट प्लास्टिक से बने हुए रिसाइकल्ड मटेरियल जिनका द्वारा से रिसाइकल हो सके, तो ऐसे मटेरियल्स भी आप यूज कर सकते हो जिससे कि पोल्यूशन ना हो। ठीक है, अब हम ये देखिए, अ कम्युनिटी बिल्डिंग ऑन ओरो वैली कंस्ट्रक्टेड बाय ओरो वैली अर्थ इंस्टीट्यूट। ये एक बिल्डिंग है ना, ये कम्युनिटी बिल्डिंग है ओरो वैली कंस्ट्रक्टेड बाय ओरो वैली अर्थ इंस्टीट्यूट विच होल्ड्स द यूनेस्को चेयर फॉर अर्थ एंड आर्किटेक्चर। बनाने
के लिए इसको यूनेस्को ने चेयर किया था। यानी कि मिट्टी से बनी हुई बिल्डिंग है और ओरोविल है तमिलनाडु में, ठीक है, वहां पर है ये। दिस मॉडर्न बिल्डिंग इज मेड ऑफ मड यूजिंग स्पेशल टेक्निक, और ये मॉडर्न बिल्डिंग जो है मड से बनाई गई है, ठीक है, मिट्टी से कीचड़ वगैरह से बनाई गई है, और ये एक स्पेशल टेक्निक है, ठीक है। देखिए कितनी सुंदर बिल्डिंग है। चलिए आगे देखते हैं। मतलब इसमें सीमेंट का यूज नहीं हुआ है, जैसे सीमेंट से पोल्यूशन होता है तो सीमेंट का सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया है, मड से बनाई गई है ये। Traditional materials and methods are being combined with modern technological advances to create new materials that are sustainable। मतलब यह है कि इसके लिए क्या है, ट्रेडिशनल मटेरियल्स अपनाने होंगे, ट्रेडिशनल मटेरियल्स मेथड्स जो है यूज़ करने होंगे, जिससे क्या होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांस मेथड जो है उसकी जगह नए नए मटेरियल्स लाने होंगे, उसका कोई सस्टेनेबल ढूंढना होगा जिससे कि हम उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रख सकें। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज लेस पोल्यूटिंग, और ये जो प्रोसेस होगा ये लेस पोल्यूटिंग होगा, इसमें ना तो प्रदूषण होगा, प्रोवाइड्स लोकल एम्प्लॉयमेंट, लोकल लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एंड इज डिजाइन कीपिंग इन माइंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, और बल्कि ये जो है उस प्लेस की क्लाइमेट को भी मतलब शांत रखेगा, उस जो क्लाइमेट है वहाँ की उस प्लेस की वो भी शांत रहेगी, और माइंड के हिसाब से वो डिज़ाइन करी जाएगी। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर जो होगा उससे क्या होगा, डिज़ाइन कीपिंग इन माइंड एंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, जिससे कि वहाँ की जो क्लाइमेट है वो भी सुरक्षित रहेगी, ठीक है। वृक्ष आयुर्वेदा इज एन एंशिएंट इंडियन बॉटनिकल साइंस दैट फोकसेस ऑन द स्टडी एंड केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। ऐसे ही वृक्ष आयुर्वेदा एक एंशिएंट इंडियन बॉटनिकल साइंस है, क्या नाम है उसका, वृक्ष आयुर्वेदा। इसमें क्या होता है, इसमें स्टडी की जाती है और केयर की जाती है प्लांट्स और प्लांट्स ट्रीज की। द टर्म कम्स फ्रॉम, और ये जो शब्द है ये संस्कृत भाषा से आया है। विद वृक्ष मीनिंग ट्री, वृक्ष का मतलब होता है मीनिंग ट्री, एंड आयुर्वेद मीनिंग्स द साइंस ऑफ लाइफ और हेल्थ, ठीक है। वृक्ष का मतलब होता है पेड़, और आयुर्वेद का मतलब है कि साइंस ऑफ लाइफ या फिर हेल्थ। दिस ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम डेट्स बैक सेवरल मिलेनियम एंड वॉज फॉर्मलाइज्ड इन टेक्स्ट सच एज सूरापालास वृक्ष आयुर्वेदस अराउंड द 10th सेंचुरी से। ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये जो सिस्टम है, ये सेवरल मिलेनियम ईयर्स पहले का है, लेकिन क्या है ये उसके बाद फॉर्मलाइज्ड हुआ, टेक्स्ट में छपा, सच है सूरापालास वृक्ष आयुर्वेद अराउंड द 10th सेंचुरी सी, कॉमन एरा में छपा। अब जो चल रही है 21 सेंचुरी चल रही है, ठीक है, तो लगभग 1100 साल इसको हो चुके हैं। इट हैज़ इलेबोरेट रिकमेंडेशन इन द स्पेसिफिक प्लांट्स टू बी ग्रोन ऑन डिफरेंट सॉइल टाइप। इसमें जो है बहुत सारा विस्तृत वर्णन करा गया है, मतलब बहुत विस्तार से डिटेल से स्टडी बताई गई है किस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो स्पेसीज होती हैं उनको किस तरीके से डिफरेंट स्पेसीज को किस तरीके से ग्रो किया जाए, उनकी जो सॉइल टाइप से वो क्या होना चाहिए, एंड प्रोवाइड्स इंट्रिकेट मेथड्स फॉर सीड कलेक्शन, और उसमें सीड कलेक्शन के इंट्रिकेट मेथड्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। प्रिजर्वेशन बताया गया है उसमें किस तरीके से उनको प्रिजर्व करके रखा जाए, एंड प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट, और प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में भी उसमें बताया गया है। इरिगेशन टेक्निक्स आर इलेबोरेटली डिस्क्राइब्ड, उसमें बहुत सारी सिंचाई की जो टेक्निक्स हैं, इरिगेशन टेक्निक्स हैं वो डिस्क्राइब की गई हैं, विद रिकमेंडेशन वेरिंग अकॉर्डिंग टू प्लांट स्पेस, जो कि उसकी प्लांट स्पेसिस के हिसाब से की गई हैं। ग्रोथ स्टेज एंड सीजनल कंडीशन, जो उनकी ग्रोथ स्टेज है या फिर जो सीजनल कंडीशन है उसके हिसाब से बताया गया है कि कौन से सीजन में किस तरीके की सीड लगेंगे और किस तरीके से खेती की जाएगी, इस तरीके से सब बताया गया है। इट स्पेसिफाइज पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज थ्रू नेचुरल रिप्लेंट्स एंड प्लांट्स दैट शुड बी ग्रोन टुगेदर। इसमें जो है ऐसे ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे कि प्लांट जो है साथ साथ ग्रो कर सकें। दिस फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट्स प्रैक्टिस लाइक क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग टू मेंटेन सॉइल हेल्थ। इसकी वजह से जो ये एग्रीकल्चर है, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ये प्रमोट करता है क्रॉप रोटेशन को, जिससे खेती अच्छी हो सके, और मिक्स्ड क्रॉपिंग को, जिसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब जैसे एक पौधा किसी चीज़ का उगा तो दूसरा पौधा उसके बराबर में उगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है सॉइल की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहती है। वृक्ष आयुर्वेदा ऑल्सो ऑफर्स एडवाइस एंड प्रॉपर मेथड्स ऑफ प्लगिंग सॉइल। वृक्ष आयुर्वेदा में जो है बहुत सारी एडवाइसेस दी गई हैं किस तरीके से प्लगिंग की जाए, मिट्टी की जुताई किस तरीके से की जाए। सॉइल एज टू रिटेन सॉइल, जिससे कि सॉइल का जो मॉइस्चर है वो बना रहे, एज वेल एज फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल लाइक, और जिससे कि उस सॉइल में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी भी ग्रोथ होती रहे, जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म्स, क्योंकि जो है मिट्टी के लिए यूजफुल होते हैं, है ना, क्योंकि मिट्टी से जो फंगी, बैक्टीरिया और अर्थवॉर्म्स होते हैं मिट्टी के लिए यूजफुल होता है। मिट्टी में एक तरीके से कहते हैं ना जुताई, जो प्लगिंग करते हैं ना जुताई, उससे उस तरीके से करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा अ कैस्टेड फ्रॉम सिक्किम। ऐसा ही अब एक सिक्किम का केस आएगा। फीमास फैमिली फार्म इन सिक्किम फेस डिक्लाइनिंग यील्ड्स। फीमास की फैमिली सिक्किम में खेती करती थी तो उन्होंने भी इस सिचुएशन का बहुत ज़्यादा सामना किया। उनकी जो फसल थी वो बर्बाद होने लगी, डिक्लाइन की कगार पर आ गई, और उन्होंने क्या था बहुत ज़्यादा ऋण ले लिया, है ना, डेप्ट, वो लोन ले लिया उन्होंने, और बहुत ज़्यादा कर्जे में वो लोग आ गए, ठीक है, जिससे उन्होंने केमिकल इनपुट्स, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ करे होंगे, तो उससे उन्होंने लोन बहुत लिया, तो बहुत ज़्यादा कर्जे में आ गए। व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड
अ पॉलिसी टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू आउट द स्टेट। जब पूरे स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि एक पॉलिसी लाए वो जिससे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए, तो पीमा's फैमिली डिसाइडेड ट्राई, पीमा की फैमिली ने डिसाइड किया कि इसको ट्राई किया जाए। इट वॉज नॉट एन ईजी ट्रांजिशन, ये एक ईजी ट्रांजिशन नहीं था। इनिशियली द यील्ड्स ड्रॉप्ड एज द सॉइल वॉज रिकवरिंग फ्रॉम ईयर्स ऑफ केमिकल, क्योंकि इसमें क्या था, इतने सालों से भाई उसमें केमिकल खेती हो रही थी, केमिकल यूज़ की जा रहे थे, तो इस वजह से जो फसल बर्बाद हो रही थी। तो अब जब ट्रेडिशनल खेती की जाएगी, जैसे कि गाय का गोबर है या फिर नीम की पत्तियां वगैरह, उसका पानी छिड़क दिया जाए, तो इस तरीके से अगर ट्रेडिशनल तरीके अपनाए जाए तो उसमें टाइम तो लगेगा। तो ये जो डिसीजन था ये इजी नहीं था। द फैमिली स्विच टू कंपोस्ट। अब फैमिली ने क्या करा, उसने कंपोस्ट को स्विच किया। प्रिपेयर नेचुरल पेस्ट रिप्लेंट्स यूजिंग नीम एंड गार्लिक, उन्होंने नेचुरल तरीकों से नए नए पेस्ट रिप्लेंट्स यूज करने शुरू किए, जैसे कि नीम और गार्लिक। एंड स्टार्टेड ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स अक्रॉस द ईयर, और उन्होंने पूरे साल मल्टीपल क्रॉप जो है ग्रो करना शुरू की। आफ्टर अबाउट 5 ईयर्स, लगभग 5 साल बाद, पीमा's फार्म वॉज थ्राइविंग, पीमा का जो फार्म था, पीमा का जो खेत था, बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका था। शी वॉज एबल टू सेल हर कैरडमन, अब वो बिल्कुल बेचने के लिए तैयार था, मतलब एबल थी वो, उसमें इलायची, जिंजर एंड ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स एट प्रीमियम प्राइस, क्योंकि इलायची, जिंजर और जो ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स थी वो प्रीमियम प्राइसेस में बिकने लगी। इन 2016 सिक्किम बिकेम 100% ऑर्गेनिक स्टेट। 2016 में क्या था, सिक्किम जो था पूरी तरीके से 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका था, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी विद ऑल ऑफ इट्स फार्मलैंड सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, क्योंकि जितने भी फार्मलैंड थे वहाँ पर वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हो चुके थे। द इफेक्ट्स वर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये इफेक्ट जो था ये ट्रांसफॉर्मेशन थे। लोकल बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश, वहाँ की जो लोकल बायोडाइवर्सिटी थी बहुत ज़्यादा फ्लरिश होने लगी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स जितने भी प्लांट्स थे और एनिमल्स थे, है ना, जो पार्क वगैरह होते हैं, सेंचुरीज होती हैं, तो वो ज़्यादा फ्लरिश्ड होने लगी। विद बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स रिटर्निंग, और उसके बाद क्या था, जिसमें बेनिफिशियल इंसेक्ट जो फायदेमंद कीड़े मकोड़े होते हैं, फसल को जो फायदा पहुंचाते हैं, और जो चिड़िया पक्षी थे वो वापस आने लगे। टूरिज्म इंक्रीज एज विजिटर्स केम टू सी द ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल, टूरिज्म वहाँ का जो था वो बढ़ा, क्योंकि पर्यटक वहाँ पर आने लगे, और जिससे क्या होता, जब विजिटर्स वहाँ पर आने लगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल वो लोग देखने आते, तो इससे वहाँ की इनकम भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। क्या देखने आते थे वो, ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल की किस तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती होती है। एंड फार्मर्स इनकम ग्रो ऑफ 20% ऑन एवरेज, और फार्मर्स की वहाँ की इनकम जो थी वो पूरे साल के हिसाब से 20% जो है ऑन एवरेज बढ़ गई। टुडे सिक्किम सर्व्स एज अ ग्लोबल मॉडल demonstrating that an entire region can successfully transition to sustainable agriculture practices while improving both ecological and economic outcomes। ओके, तो क्या था, आज सिक्किम जो है एक ग्लोबल मॉडल बन चुका है, क्योंकि उसने वहाँ पर जो है ऑर्गेनिक खेती हुई, तो एक ग्लोबल मॉडल के रूप में वो तैयार हुआ। डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट एन एंटायर रीजन कैन, इस पूरे ही रीजन का सक्सेसफुली ट्रांजिशन हुआ, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़कर लोगों ने वहाँ पर ऑर्गेनिक खेती करना शुरू किया, जिससे वहाँ की जो है इकोलॉजिकल इकोनॉमिक जो है स्थिति जो है बहुत ज़्यादा सुधरी, मतलब वहाँ पर जो है पैसे की कमी भी नहीं रही, और जो वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। चलिए आगे देखेंगे, रेस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। इन द केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वी नीड टू इंश्योर दैट वी यूज द रिसोर्सेज सो दैट दे कैन लास्ट लॉन्ग इनफ फॉर ह्यूमैनिटी टू फाइंड मोर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के केस में देखें तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम वगैरह हो, क्योंकि ये सीमित मात्रा में ही है, तो इनका यूज़ ऐसा हो जिससे कि ह्यूमैनिटी के लिए हम इसको बचा कर रख सकें और फ्यूचर जनरेशन के ही काम आए। तो इसका जो यूज़ है सस्टेनेबल तौर पर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू मेक द स्विच टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर एज मैनी पर्पसेज एज वी कैन। एग्जाम्पल के लिए हम जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को स्विच कर सकते हैं एनर्जी को फॉर एज मैनी पर्पसेज वी कैन। जैसे कि मान लीजिए लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी को हम लोग अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम सोलर एनर्जी से यूज़ कर सकते हैं या फिर विंड एनर्जी में यूज़ कर सकते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हमें सोच समझ कर इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो वो नष्ट हो जाएंगे या फिर दोबारा फ्यूचर जनरेशन के लिए वो नहीं बचेंगे। जैसे कि सैटेलाइट इमेज ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क्स इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन राजस्थान। राजस्थान में जो है संसार का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जो सैटेलाइट इमेज दिखा रखी है ये। इट कैन जनरेट एनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर अबाउट 15% ऑफ द करंट नीड्स ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है उसका कम से कम 15% जो है यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो देखो इन्होंने लाइट एनर्जी की जगह सोलर एनर्जी का यूज़ किया है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स का ये लोग यूज़ कर रहे हैं जिससे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है हमारे बच पाएँ, ठीक है। सोलर फार्म नियर रायचूर कर्नाटका, ये जो है सोलर फार्म दिखाए गए हैं रायचूर कर्नाटका के, ठीक है। इससे पहले ये वाला टॉपिक देख लेते हैं, वो बॉक्स वाला बाद में देखेंगे। इवन एज वी डील विद दीज इश्यूज वी मस्ट बी माइंडफुल दैट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इंक्लूडिंग बेसिक वंस लाइक वाटर एंड क्लीन एयर इज ऑफन अनफेयर टू सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी।
तो देखो इन इश्यूज से डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि हमें दिमाग में ये चीज़ रखनी होगी कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ जो है अच्छे से करें, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है हिसाब से हो, जिससे कि समाज के हर तबके को ये चीज़ें मिल सकें, क्लीन एयर और वाटर सबको मिल सके। इन सिटीज़ शहरों में मैंने एरियाज डू नॉट रिसीव एडुकेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बहुत सारे एरियाज में ऐसा है कि जो वहाँ पर पानी की रेगुलर सप्लाई नहीं हो पाती है। एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। एयर पॉल्यूशन जो है इंडस्ट्रीज से फैलता है, और फॉसिल फ्यूल्स कोल पेट्रोलियम वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा यूज अफेक्ट्स दोज हु आर अनेबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दिस हजार्ड। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जो इन बीमारी से बचने में सक्षम नहीं है। ठीक है, वी मस्ट रिमेंबर आवर रिलेशनशिप विद नेचर एंड एक्ट एज स्टीवर्ड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टूवर्ड्स रिसोर्सेज। हमें जो है ये याद रखना है कि जो हमें अपना रिलेशनशिप है नेचर के साथ, है ना, और हम जो एक्ट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को बचा कर रखना है, उसको रिस्टोर करके रखना है। रिस्टोरेशन मतलब दोबारा से उसका, जैसे जो कोई चीज़ डैमेज हो गई तो उसको हम दोबारा से स्टोर कर सकें। रीजनरेशन, अगर कोई चीज़ खत्म हो गई तो वापस से पहले की तरह उसको यंग और बना सकें। एंड सस्टेनेबिलिटी, और उसको इस सस्टेनेबिलिटी का मतलब है उसको इस तरीके से यूज़ कर सकें जिससे कि वो हमारे फ्यूचर के लिए यूज़ हो सके, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बच सके, मतलब हिसाब से उसका यूज़ करना। द भागवत गीता रेफर्स टू लोक संग्रह। ऐसे ही भागवत गीता में जो है बताया गया है कि लोक संग्रह के बारे में उसमें बताया गया है। तो लोक संग्रह जो है एक आइडिया है दैट एवरीवन मस्ट ट्रांसलेट पर्सनल डिजायर्स, जिसमें क्या होता है लोक संग्रह में, यानी सबका विकास। जैसे कि यह है कि ट्रांसलेट पर्सनल डिजायर्स, जैसे लोगों की पर्सनल इच्छाएं हैं, है ना, उसमें सारे काम ऐसे की जाए जिसमें लोगों की जो पर्सनल इच्छाएं है उसकी पूर्ति हो सके और जो है समाज का भला हो सके। हैज़ अ टाइम कम फॉर अस टू कंसिडर दिस सीरियसली। क्या अब टाइम आ चुका है कि हमें इस चीज़ को जो है सीरियसली लेना होगा, नहीं तो ये क्या है, सारे रिसोर्सेज जो है बर्बाद हो जाएंगे। कहते हैं ना सेव वाटर, इस तरीके से पानी को भी बचाना होगा, बहुत सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें उसको बचाना होगा, नहीं तो जो है हम इसको फ्यूचर जनरेशन के नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर हो चुका है आपका कंप्लीट। बाकी इसके बाद में एक बॉक्स बता देती हूँ, एक बॉक्स और रह गया है ये वाला। The International Solar Alliance, India's leadership in renewable energy. India and France launched the International Alliance for Solar Energy in 2015. 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक इंटरनेशनल अलायंस जो है लॉन्च किया था। अ कोलिएशन ऑफ सनशाइन रिच कंट्रीज कमिटेड टू हार्नेसिंग सोलर पावर। ये क्या है, ये कोलिएशन है सनशाइन रिच कंट्रीज का, जिसमें मतलब सनशाइन रिच कंट्रीज का मतलब है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप आती है ना, ऐसे एरियाज में पड़ते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सनशाइन रहती है। तो क्या है ये एक जो कोलिएशन है ऑफ सनशाइन रिच कंट्रीज का हार्नेसिंग सोलर पावर, जिसमें कि सोलर पावर का यूज सके। द अलायंस फोकस्ड ऑन कंट्रीज, ये अलायंस जो है फोकस करता है उन कंट्रीज पर जो कि जिसमें सनलाइट जो है पूरे साल रहती है। इंडिया हैव चैनल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू सोलर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस डेवलपिंग नेशन। इंडिया ने बहुत सारे जो है राष्ट्र में बहुत सारे देशों की मतलब हेल्प की है, उसमें क्या है बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनसे उधार लिए हैं इंडिया ने, मतलब इंडिया ने दिए हैं। ठीक है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ले सकते हो आप। शेयरिंग टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड क्रिएटिंग अफोर्डेबल फाइनेंस ऑप्शन, और इंडिया से जो है आप लोन वगैरह लेकर भी ये सोलर प्रोजेक्ट वगैरह लगा सकते हो। द भादला सोलर पार्क इज अ सिंबल ऑफ इंडिया सोलर एमिशन। ऐसे ही एक भादला सोलर पार्क है जो कि इंडिया के सोलर एमिशन का एक सिंबल है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ अ कंट्री कैन ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज टू रिन्यूएबल एनर्जी। और ये दिखाता है, ये सिंबल है, ये बताता है किस तरीके से कि कोई देश कैसे ट्रेडिशनल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है रिन्यूएबल अल्टरनेटिव्स में। फॉर इंडियंस दिस अलायंस रिप्रेजेंट्स बोथ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इसकी वजह से क्या है, जो कि इंडियंस के लिए ये जो अलायंस है इंडियंस के लिए रिप्रेजेंट करता है उसकी एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी को, मतलब इसमें जो है एनवायरमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी बनी रहती है। ठीक है, एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को, और इससे देश की जो आर्थिक स्थिति होती है वो भी अच्छी बनी रहती है। ठीक है, चलिए तो चैप्टर हो चुका है आपका कंप्लीट। कैसा लगा है जरूर बताना। ठीक है, पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपको बाद में भेज दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।